नमस्कार दोस्तों, करियर हियर के मंच पर मैं कृष्ण कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिन विषयों को लेकर आप लोगों से संबद्ध रहेंगे वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो है विज्ञान का वो कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो निश्चित रूप से आपके 3 नंबर जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वर्तमान परिदृश्यों को देखा जाए तो बायोलॉजी वाले सेगमेंट में विज्ञान के बायोलॉजी वाले खंड से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बायोलॉजी में भी कुछ हॉट टॉपिक हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी वाले सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी कुछ हॉट टॉपिक हैं जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से अगर इसको थोड़ा विस्तृत रूप में समझा जाए तो यहाँ से कम विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसी टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। पाचन तंत्र। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तंत्र क्या होता है। तंत्र का मतलब है कि जैसे जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनके संगठित होने से कोशिका का निर्माण हुआ। देखिएगा, और कोशिकाओं के संगठन से अर्थात जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो इनसे जो है ऊतकों का निर्माण होता है, और जब ऊतक मिलते हैं तो इनसे अंगों का निर्माण होता है, और जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनते हैं। और उन्हीं अंग तंत्रों में से एक अंग तंत्र है आपका पाचन तंत्र। तो दोस्तों, पाचन तंत्र में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पाचन तंत्र में किस तरह के प्रश्न अभी तक विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक हमको देखना पड़ेगा यांत्रिक क्रिया को, और एक हमको समझना होगा रासायनिक क्रिया को। रासायनिक क्रिया को, और फिर हमको समझना होगा कि इस पाचन तंत्र में जो रॉ मटेरियल है वो क्या यूज हो रहा है और क्या किसका उत्पादन हो रहा है। तो रॉ मटेरियल के रूप में दोस्तों, रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर भोजन यूज होगा। भोजन जो है एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, और उसके बाद में अंत में जो हमको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे, अर्थात अंत में हमको जो प्रोडक्शन के रूप में प्राप्त होगा वो पोषक पदार्थ होंगे। और इसमें से कौन कौन से पोषक पदार्थ हो सकते हैं? पोषक पदार्थ के रूप में हमको क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट, ये हमको मिल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज आपको प्राप्त हो सकता है, अमीनो एसिड मिल सकता है, और यहाँ पर हमको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल सकता है। तो ये भोजन के पचने के बाद में ये हमको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पाचन जो है ये कहाँ पर हुआ। तो पाचन की जो प्रक्रिया पूरी हुई वो पाचन तंत्र में पूरी हुई,
और पाचन जो हुआ है इसमें कौन कौन से चरण पूरे किए गए हैं। तो अगर हम पाचन तंत्र के चरणों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो होता है अंतर्ग्रहण, अर्थात भोजन का हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद में उसका पाचन होता है, फिर उसके बाद में उसका अवशोषण होता है, उसके बाद में उसका स्वांगीकरण होता है, और फिर जो नहीं पचता है स्वांगीकरण होता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, परित्याग। तो इस तरह से भोजन से रॉ मटेरियल जो हमारे लिए भोजन है उससे हमको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने में दोस्तों 5 चरण से गुजरना पड़ता है। तो हम इन्हीं 5 चरणों को सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम अगर बात करें तो आएगा भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण का मतलब ये हुआ कि जो भोजन है उसको जैसे ही हम मुंह में लेते हैं, देखिए इस तरह से हम थोड़ा इसको एक चित्र के माध्यम से समझें तो बेहतर होगा। देखिए ये है आपका देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जो है एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये है आपका मुख और ये हो गया आपकी ग्रास नली। इस ग्रास नली से भोजन आपका पहुंचेगा स्टमक में, और स्टमक के बाद में ये भोजन पहुंचेगा, देखिए स्टमक के बाद ये भोजन पहुंचेगा ग्रहणी में, और इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको कुछ समझना है। देखिए ये है सीकम, और फिर यहाँ से जुड़ा होता है देखिए दोस्तों, ये कोलन हो गया और ये हो गया आपका रेक्टम। तो इस तरह से जो भोजन है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो भोजन है भोजन का मुख में लेना, भोजन का मुख में लेना क्या कहलाएगा, भोजन का मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाएगा। इस तरह से जैसे ये जो है अंतर्ग्रहण कहलाएगा। इसके बाद में भोजन इस ग्रास नली में, ग्रास नली से हो करके स्टमक में पहुंचता है। तो ये जो भोजन ग्रास नली में चलता है, किस विधि से भोजन ग्रास नली से स्टमक में पहुंचता है, तो इस विधि को कहा जाता है कर्माकुंचन विधि, क्रमानुकुंचन विधि। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोजन जो है ये ग्रास नली में किस विधि से चलता है। तो भोजन ग्रास नली में किस विधि से चलता है, क्रमानुकुंचन विधि से। इसके बाद में भोजन पहुंचेगा स्टमक में। इस स्टमक में क्या होता है कि जठर ग्रंथियां होती हैं, और इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है। देखिए दोस्तों, ग्रंथियों के बारे में पहले हमको थोड़ा सा समझ लेना है कि ग्रंथियां क्या होती हैं। तो ग्रंथियां एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक थैला होता है जिसमें कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है, हो सकता है कि ग्रंथियों में हार्मोन्स हो, और हो सकता है कि एंजाइम हो। अगर मान लीजिए हार्मोन्स होंगे तो इनको जो है ग्रंथियों से निकलेंगे जब, तब इनके लिए कोई डक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात किसी नलिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ब्लड वाली नलिका में ही चले जाएंगे।
लेकिन अगर मान लीजिए इन ग्रंथियों में एंजाइम भरा हुआ है तो एंजाइम के लिए एक अलग नलिका की जरूरत होती है। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रोटीन होती है, ये सही है। और इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक प्रोटीन होती है और ये एंजाइम का काम ये है कि अगर जठर ग्रंथियों से एंजाइम निकला है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सा एंजाइम निकला है। देखिए, जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचेगा, ये है अमाशय, सॉरी, ये है आपका अमाशय। तो जब भोजन अमाशय में पहुंचेगा तो अमाशय से क्या निकलेंगे? अमाशय से एंजाइम निकलेंगे। अमाशय की जो ग्रंथियां होती हैं उनसे कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन और एक एंजाइम निकलता है रेनिन। और किसका स्राव होगा? और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां से स्राव होगा HCl का, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होगा। तो पेप्सिन, रेनिन और HCl ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? जठर ग्रंथियों से निकलती हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है, रेनिन भी एक एंजाइम है और जो HCl है ये एक अम्ल है जिसका pH वैल्यू बिल्कुल से कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ढेर सारे एंजाइम निकल रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जब भोजन मुंह में लेते हैं, जिसे हम अंतर्ग्रहण करते हैं, तो मुंह में ही एक प्रकार से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। दोस्तों, भोजन का एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। और एक सवाल ये भी पूछा गया था एक बार कि मुख में किस चीज का पाचन होता है? तो मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट में एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे आप कह सकते हैं स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और इसका जो पाचन है वो लार ग्रंथियों में निकलने वाले एंजाइम, जो कि एक टाइलिन एंजाइम होता है, उस टाइलिन एंजाइम के द्वारा इसका क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। और जो पॉलीसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से इसका पाचन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक चीज समझें कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ, तो भोजन का पाचन मुख से शुरू हो गया। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये है कि पाचन, अगर हम बात करें पाचन, तो पाचन है क्या? पाचन जो है एक अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया का मतलब ये हुआ जिसमें एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपचयी या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो पाचन है उसमें क्या होता है? एक बड़ा अणु होता है। जैसे मान लीजिए हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है एक बड़ा अणु है, और अगर स्टार्च से यहाँ पर जो है ग्लूकोज बन रहा है लास्ट में, तो ये छोटा अणु हुआ, एक मोनोसेकेराइड है, और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च से डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से फिर मोनोसेकेराइड अर्थात ग्लूकोज का बनना, ये ही पाचन है, जिसमें एक बड़ा अणु, एक जटिल अणु एक सरल अणुओं में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो जल है, जल का भी पाचन नहीं होता, जल का केवल अवशोषण होता है।
जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, इनका भी क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब ऑलरेडी बहुत छोटे अणु हैं, इन सब का केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। केवल क्या होगा, अवशोषण होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि पाचन क्या है। तो पाचन का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक बड़े अणु का छोटे अणुओं में बदलना। एक बार ये प्रश्न आ चुका है जिसमें इसी तरह का विकल्प दिया गया था, तो उसमें विकल्प क्या सही था कि बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में बदलना। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि पाचन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो पाचन एक अपचयी क्रिया है जिसमें एक बड़ा अणु एक छोटे अणु में बदल जाता है, अर्थात केटाबॉलिज्म इसे कहते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। जैसे जो ग्लाइकोजन का निर्माण है जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ करके ग्लाइकोजन बनाते हैं, ये एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। और उसी तरह से ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन टूटता है तब उसे हम क्या कहेंगे, ये वाली जो प्रक्रिया होगी उसे हम केटाबॉलिज्म कहेंगे। उसी तरह से यहां पर जो बड़े बड़े अणु थे वो टूट गए। तो पाचन का मतलब केवल यही है, सबसे पहले आपको ये जानना है। अब देखो इसके लिए पाचन में क्या होता है कि कुछ एंजाइम है जो मदद करते हैं, और इसके अलावा जो पाचन है वो मुख से शुरू होकर के, और यहाँ जो आप देख रहे हैं बड़ी आंत का जो ये रेक्टम वाला पार्ट है, मलाशय तक, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया होती है। ये लगभग जो इसको अगर सीधा किया जाए, ये जो आप देख रहे हैं नली, अगर इस ट्यूब को सीधा किया जाए आहार नाल को पकड़ करके यहाँ वक्कल कैविटी से और एनस तक पकड़ करके अगर इसको सीधा किया जाए तो लगभग ये 32 फीट की हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भोजन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ यांत्रिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। दोस्तों यांत्रिक क्रियाएं क्या होती हैं? यांत्रिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें बल लगाना पड़ता है, अर्थात मैकेनिक्स का मतलब ही है बल, बिना बल के मैकेनिक्स का कोई मतलब नहीं है। तो यांत्रिक क्रियाएं यानी भोजन को कूचने में, भोजन को चबाने में, भोजन को पीसने में हमको बल लगाना पड़ता है। तो यही जो क्रियाएं हम करते हैं इसको हम यांत्रिक क्रिया कहते हैं, और इस यांत्रिक क्रिया में जो मदद करता है वो हमारा दांत होता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि मनुष्य जो होता है वो द्विबारदंती होता है। मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं, जिसमें से छोटे बच्चों में केवल 20 ही दांत होते हैं, और अक्ल के दाढ़ भी एक निश्चित समय के बाद ही आते हैं। तो ये जो 32 दांत होते हैं इनका प्रयोग हम काटने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको चबाने के लिए, पीसने के लिए करते हैं। तो ये जो दांत है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दांत जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो थोड़ा सा हम लोग यहीं पर इसको भी समझ लेते हैं कि दांत कितने प्रकार का होता है। दोस्तों दांत जो होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एक तो हो जाएगा, देखो जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो होता है कृंतक, एक कृंतक प्रकार के होते हैं, फिर रदनक होते हैं, और अग्रचवर्णक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं, और फिर कौन से होते हैं? चवर्णक होते हैं, चवर्णक होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दंत सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों दंत सूत्र जो होता है
वो वयस्कों के लिए होता है, वयस्कों के लिए हो जाएगा 21-32, सॉरी 21 ये हो जाएगा 21-23/21-23 मल्टीप्लाई बाई 2। तो दोस्तों 21-23/21-23 मल्टीप्लाई बाई 2 ये वयस्कों के लिए दंत सूत्र होता है, जिसमें से अगर आप जोड़ेंगे तो 2 1 3, 2 5, 3 8 और 8 ये एक साइड का है। अगर हम दांत को देखें तो जैसे अगर हम दांत को देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना होती है। देखो तो ये इधर 8 होते हैं, इधर 8 होते हैं, इधर 8 होते हैं, इधर 8 होते हैं, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। तो जब हम दांतों की गणनाएं करते हैं तो हम बस केवल 1/4 वाला जो ये पार्ट है केवल इसकी गणना कर लेते हैं और उसके बाद हम इस सूत्र से पूरे 32 दांत निकाल लेते हैं। कैसे इसको निकालेंगे? जैसे देखो सबसे पहले एक साइड की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आगे वाले 2 दांत होते हैं ये हो जाते हैं कृंतक, और ये किसके काम में आते हैं? काटने के काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन है, मान लीजिए आप समोसा खाते हैं तो सबसे पहले समोसे को तो आप सीधा पचा नहीं ले जाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको यांत्रिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो जो समोसा है उसको सबसे पहले आप दांत के पास में रख करके क्या करेंगे? काटेंगे। तो दांतों से भोजन को काटना ये किसके द्वारा पूर्ण किया जाता है? कृंतक दांत के द्वारा किया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो चूहे होते हैं वो हमेशा कुतरते रहते हैं। किस लिए कुतरते रहते हैं? क्योंकि जो कृंतक है इनकी वृद्धि भी होती है और बहुत तेजी से वृद्धि होती है चूहों में। तो उनके अगर वो कुतरते नहीं रहेंगे, कोई ना कोई चीज़ वो कुतरते रहते हैं, अगर वो कुतरते नहीं रहेंगे तो उनके कृंतक बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 दांत जो आगे के होते हैं ये कृंतक कहलाते हैं, और जो एक दांत इसके बाद में होता है इससे हम रदनक कहते हैं। इसका काम होता है फाड़ना। इसका काम क्या है दोस्तों? फाड़ना है। फाड़ने का मतलब जैसे ये वाला जो दांत है ये मांसाहारी में बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जो मांसाहारी होते हैं जैसे शेर में आप देखेंगे, कुत्ते में देखेंगे, तो ये वाला जो रदनक है ये आपको बड़ा सा दिखेगा। वैसे अगर हम लोग देखते हैं मनुष्यों में तो चूंकि मनुष्य शाकाहारी है और मांसाहारी भी है, लेकिन इसके जो रदनक हैं वो उतने विकसित नहीं दिखते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें रदनक के बाद में तो आता है कौन सा? प्रीमोलर। और प्रीमोलर जो होते हैं ये भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, जिसे हम अग्रचवर्णक कहते हैं। और इसका काम है कि ये भोजन को चबाने में मदद करता है। और इसके बाद में फिर 3 दांत और होते हैं जिन्हें हम यम1, यम2, यम3 कहते हैं, यानी मोलर 1, मोलर 2, मोलर 3। तो जो मोलर 3 है ये जो है एक लगभग 20-22 साल के बाद में ये आता है। इसी को अक्ल का दाढ़ कहा जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अक्ल के दाढ़ जो टोटल होते हैं वो कितने हो जाएंगे दोस्तों? एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो अक्ल के दांत, जिसे अक्ल के दाढ़ कहते हैं, अक्ल के दाढ़ कितने होते हैं? कुल मिलाकर के 4 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि कृंतक कितने होते हैं तो कृंतक 2 ये, 2 इस साइड में 4 और 2 नीचे। इसी का क्या होता है? ये इसी का जो है इसी के जैसा ये भी रहेगा। तो 2 ये 4 और 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 8। रदनक की बात करें तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये हो जाएंगे 4। और अग्रचवर्णक की बात करें तो 2 ऊपर, 2 इस साइड में 4 और 4 ये, तो कुल मिलाकर के 8। और अगर हम बात करते हैं चवर्णक की तो चवर्णक में 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12।
अब इनको जोड़ लीजिए तो 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। तो इस प्रकार से मुंह में जो टोटल दांत होते हैं कितने होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन ये शुरू में ही नहीं आ जाते हैं। शुरू में तो शुरू में अगर हम देखें बच्चों में, तो बच्चों में 20 ही दांत होता है और उनका जो दंत सूत्र होता है उसका फार्मूला क्या होता है? देखो ये कई बार प्रश्न पूछा गया भैया, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या प्रश्न पूछा गया कि जो बच्चे होते हैं उनका जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इनका जो दंत सूत्र होता है ये होगा, देखिए बच्चों में अगर हम ये देखें तो कृंतक तो पाया जाएगा, दोनों कृंतक रहेंगे, इसलिए हम सूत्र बनाते हैं तो 2 तो हम लिखेंगे ही। इसके बाद में रदनक भी पाया जाएगा तो रदनक को भी लिखेंगे। लेकिन बच्चों में जो प्रीमोलर होता है वो 1 भी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। और मोलर की बात करें तो मोलर में भी जो M3 मोलर होता है वो भी नहीं होता। तो अगर हम M3 मोलर की बात करें तो वो होगा नहीं, तो कुल मिलाकर के यहाँ कितने रहेंगे? 2। तो ये 2102 और बटे 2102 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस तरह से 2 1 3 2 5 और 5 दूनी 10 और नीचे भी 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 दांत हो जाएंगे। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं। मनुष्य क्या होता है? द्विवारदंती होता है। और एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि जो मनुष्य है उसमें कौन से दांत हैं जो 2 बार आते हैं? तो 2 बार कौन से दांत हैं? यही 20 दांत हैं जो दूध के दांत होते हैं। यही जब ये गिर जाते हैं तो इसके बाद फिर से यही 20 दांत दोबारा आते हैं। तो इसी को कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि जो मनुष्य है वो क्या है? द्विवारदंती है, अर्थात 2 बार इसमें दांत उगते हैं। उसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि जो हाथी होती है, हाथी का जो सूंड होता है, जो उसका ट्रंक होता है, जो सूंड होता है वो कौन सा दांत होता है? तो आपको लग रहा होगा कि वो रदनक होता है, लेकिन वो रदनक नहीं होता है, वो कृंतक होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कृंतक में ही वृद्धि सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है, जैसे वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और भी कई एग्ज़ाम हैं जिसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं क्या प्रश्न आया था भैया। दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया था कि जो मनुष्य का दांत होता है, अगर हम बात करें ये है दांत, मान लेते हैं ये दांत है, तो इस दांत में अगर हम देखेंगे तो एक तो इसके ऊपर का पार्ट होता है, एक ये इसके ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दंत वल्क। और जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है ये किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। प्रश्न पूछा जाता है कि दांत का या पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो यही होता है जिसे इनेमल या दंतवल्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनेमल या फिर दंतवल्क कहते हैं। और ये जो अंदर वाला भाग होता है दांत का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन ये भी कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, इसीलिए दांतों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है इनके विकसित होने के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दांत में ये जो यहाँ से अगर न्यूट्रिएंट्स दांत को भी चाहिए तो यहाँ से पतली पतली नर्व गई होती हैं दांतों में, और यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि पस बन जाता है, कुछ कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, जिसके वजह से जब हम भोजन करते हैं तो दांत का दबाव जब इस पर पड़ता है तो ये जो है दर्द होता है। इसके लिए क्या किया जाता है? RCT किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके लिए इसमें ये किया जाता है कि जो है इस तरह से यहाँ पर एक होल बनाया जाएगा
जिससे कि यहाँ का जो ये पस बना हुआ है ये बाहर निकल जाए और इसके बाद में राहत मिल जाती है। और जो ये नर्व हैं इनको भी यहाँ से कट किया जाता है जिससे ये लाइव नहीं रह जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो दांत है, दांत का सबसे मजबूत भाग जो है वो क्या होता है, इनेमल होता है। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दंतवल्क कहते हैं। इसके निर्माण में, इसका जो निर्माण होता है उसमें कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यांत्रिक क्रियाएं, पाचन में जो यांत्रिक क्रियाएं थी वो तो पूर्ण हो गई, जिसके पूर्ण होने में दांत का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब हम देखते हैं कि पाचन में कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो पाचन में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें मुख से ही शुरू हो जाती हैं। और मुख में अगर आप देखेंगे तो मुख में जो लाला ग्रंथियां होती हैं या लार ग्रंथियां होती हैं, इन लार ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर भी आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे। जैसे एक लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का काम होता है कि ये जो जीवाणु रहते हैं भोजन में, अगर हम लोग भोजन करते समय उसमें अगर कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं जो हमको बीमार कर देंगे, तो उनको प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था ही की है कि उनको मुंह में ही मार दिया जाए। तो अब देखो एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि भोजन को जब हम लेते हैं, जैसे ही मुंह को हम खोलेंगे तो मुंह का मतलब हुआ जो ये ओपनिंग है, इसी को हम मुंह कहेंगे। और इसके अंदर जो जगह है, जैसे देखिए मुंह है, ये जो अंदर जगह है दोस्तों, इसे हम वक्कल कैविटी कहते हैं या मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा के अंदर ही जो जगह है वहीं पे हम लोग भोजन को लेते हैं और वहीं पर ये सब ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें से 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि या पैट्रियोटिक ग्रंथि या फिर कर्णपूर्व ग्रंथि। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे जो लार ग्रंथियां होती हैं, लाला ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कर्णपूर्व ग्रंथि। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो ग्रंथियां होती हैं इनसे किसका स्राव होता है, यहाँ से लार का स्राव होता है। और जो लार होता है इसका पीएच मान पूछा जाता है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। अगर हम देखें जो हमारे पास मानक हैं जिनसे हम अम्ल, क्षार या फिर जो है साल्ट को पहचानते हैं, जो हमारे पास पीएच मीटर होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 6.8 आ रहा है। और पीएच मीटर पे अगर हम देखते हैं इस स्केल पर, तो अगर मान लीजिए 7 से अधिक आता है, 7 से बेसी आएगा तो वो बेस हो जाएगा। अगर इससे अधिक आएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 7 है तो वो उदासीन होगा, इससे कम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो लार है इसकी पीएच वैल्यू 6.8 आ रही है, तो 6.8 है अगर, तो इसको क्या होना चाहिए दोस्तों, एसिडिक। तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 7 के करीब में है तो इसको हम उदासीन या फिर स्लाइटली जो है हल्का जो है इसको हम अम्लीय मान लेते हैं। लेकिन जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो भोजन के बाद देखो ये जो पीएच वैल्यू है ये भोजन से पहले की है, और भोजन के बाद जो है पीएच हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 7.2। और 7.2 मीन्स 7 से अधिक हो गया। ऐसी स्थिति में जो लार है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा।
और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम लार की रेंज को देखें तो ये 6.8 से लेकर के 7.2 के बीच में आएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रही है प्रश्नों की वो 6.8 की रही है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, तो लार में अगर हम देखें तो लार में एक तो होता है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, और उसमें होता है एक टाइलिन एंजाइम है। इसका काम होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमने स्टार्च लिया है, तो स्टार्च जो होता है ये मीठे नहीं होते, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते। इसीलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो पहले रोटी आप खाएंगे तो रोटी पहले आपको मीठा नहीं लगेगा, लेकिन जब उसमें लार को मिला लेते हैं तो भोजन मीठा लगने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है। अन्न में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च को आपने खाया था, अब ये स्टार्च टाइलिन एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया गया डाइसेकेराइड में या माल्टोज में, और माल्टोज तो मीठे होते ही हैं। तो इस प्रकार से भोजन हमको क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो लार जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, और इसका प्रयोग जो है सोते समय इसका स्राव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन दिन भर जो है इसका जो स्राव है वो अपेक्षाकृत अधिक रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें लार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यही सब हैं। इनसे बाहर दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं आया है। अगर इसके बाद अगर हम समझें तो आते हैं जठर, ये जो हमारा है, इसके बाद भोजन मुख गुहा से कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली में, और ग्रास नली में भोजन जो चलता है इसके चलने को हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो भोजन है वो ग्रास नली में किस विधि से चलता है। तो दोस्तों जो भोजन है ये ग्रास नली में क्रमाकुंचन विधि से चलता है, और भोजन का कोई भी अंश जो है ये ग्रास नली में नहीं पचता। तो एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ बिल्कुल से नहीं होता। तो ये ग्रास नली है, ग्रास नली में भोजन बिल्कुल से नहीं पचता, कोई भी, ना कार्बोहाइड्रेट, ना ही आपका प्रोटीन, ना ही आपका वसा, ना कोई भी पार्ट नहीं पचता। उसके बाद में भोजन कहाँ पहुँचेगा? भोजन पहुँचेगा जठर में, यानी कि अमाशय में। और अमाशय में आते ही अमाशय एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, स्राव करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन, और उस हार्मोन के द्वारा संकेत भेजा जाएगा जो है जठर ग्रंथियों को कि आप जठर रस का स्राव करिए। अर्थात जठर रस को क्या बोलते हैं? देखो, जठर रस जो होता है गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इसे। तो जो जठर ग्रंथियां हैं ये जठर रस का स्राव करेंगी, और उस रस में पेप्सिन, रेनिन, HCl, कुछ आपका H2O भी रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। अब देखिए पेप्सिन का काम क्या होगा? पेप्सिन जो है ये भोजन में जो भी प्रोटीन होगा उसको क्या करेगा? पचाएगा। प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन मदद करता है। और प्रोटीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन किस तरह से होगा इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप देखें तो प्रोटीन जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक जटिल मॉलिक्यूल है, और अगर हम इसको देखें तो प्रोटीन सबसे पहले, जो प्रोटीन है ये सबसे पहले जब ये कन्वर्ट होगा, यानी कि जब इस पे पेप्सिन की मार पड़ेगी, तब ये क्या होगा? मेटा प्रोटीन में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? मेटा प्रोटीन में बदलेगा। और फिर आगे जब देखेंगे कि एक और एंजाइम है जो यहां से निकलेगा, अर्थात ये पैंक्रियाज है। जब इस पैंक्रियाज से एक एंजाइम निकलेगा जिसे हम ट्रिप्सिन कहते हैं, जब ट्रिप्सिन की मार इस पर पड़ेगी तब ये और आगे बढ़ेगा। अर्थात देखिए मेटा प्रोटीन, और मेटा प्रोटीन से और आगे जब पाचन होगा
तब ये पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन, ठीक है। और फिर इसके बाद में पेप्टाइड, और इसके बाद में और आगे जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। लास्ट में प्रोटीन का जब पाचन हो जाएगा, जिसमें से छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत का देखिए ये छोटी आंत है, छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। ये ग्रहणी है, जहां से आप देख रहे हैं इस तरह से काजू के जैसा बना हुआ है, तो ये है ग्रहणी। और ग्रहणी से आगे आप बढ़ेंगे तो ये आपको बीच में मध्यांत्र मिलेगा और लास्ट में शेषांत्र मिलेगा। तो जो शेषांत्र होता है उसी में जा करके लास्ट में भोजन पचता है। सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो शेषांत्र में होता है। जी जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिससे कि जो है फिर से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें।